दोस्तों, कहानी में बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट आया है। कसम से आपको मजा आ जाएगा। कहानी को सही से समझने के लिए इसके सभी भागों को अवश्य देखें। ताई जी, ये जब देखो आशु के पीछे पड़ी रहती हैं। मैंने आज तक इन्हें कभी हंसकर आशु से बात करते नहीं देखा। हमेशा उसे ताना मारती रहती हैं। उससे प्यार से बात करें तो मैं भी इनसे हंसकर बात करूं। अगर उसे नचा सकता हूं तो इनको भी थोड़ा नचा दूंगा। मैंने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए कहा। फिर मैं खाना बनाने में लग गया और सारा सब्जी काटने का काम आशु से करवाया। अगर सारी चॉपिंग मुझसे करानी थी तो खाना मैं ही बना लेती। आशु ने प्यार से मुझे ताना मारते हुए कहा। खाना तो बना लेती पर मेरे हाथ का स्वाद कैसे आता? मैंने आशु को आंख मारते हुए कहा। जब सब दोपहर को खाने बैठे तो खाना वाकई में सबको पसंद आया, पर पिताजी और ताऊ जी ने कुछ कहा नहीं। हाँ, बस ताई जी और माँ ने खाने की तारीफ की थी। भाभी बोली, चलो भाई, एक बात तो तय हुई, शादी के बाद सागर अपनी लुगाई को खुश बहुत रखेगा। ये सुन आशु मुस्कुराई जैसे खुद पर फक्र कर रही हो। शाम होने तक मैं सभी के पास बैठा रहा। 7 बजे अचानक लाइट चली गई और फोन की बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई। लैपटॉप को भी मैं चार्जर पर लगाना ही भूल गया था। इसी बीच रात का खाना भी मैंने ही बनाया। इस बार पिताजी बोल ही पड़े, घर में तू तीसरा आदमी है जिसे खाना बनाना आता है। याद है भाई साहब, जब हम छोटे होते थे तब खेतों में आलू का भरता बनाते थे। ताऊ जी मुस्कुराए और उन्होंने अपने बचपन की कहानी सुनाई। मैं और तेरा बाप माँ के गुजरने के बाद चूल्हा चौका संभालते थे। कभी कभी खेतों में पहरेदारी करनी होती थी तो घर से रोटी बनाकर ले जाते और खेत में कांडों की आग में आलू भूनते और फिर उसमें घर का नून मिलाकर रोटी के संग खाते थे। सबके सब उनकी बातें बड़े गौर सुन रहे थे। गोपाल भैया ने तो आज तक रसोई में घुस के एक गिलास पानी तक नहीं लिया था। खाना खाकर मैं और आशु छत पर बैठे थे क्योंकि लाइट अभी तक नहीं आई थी। तभी सब अपने अपने बिस्तर लेकर ऊपर आ गए। एक कोने में सारे आदमी लेट गए और दूसरे कोने में सारी औरतें लेट गई। मेरा बड़ा मन कर रहा था कि आशु को कसकर अपनी बाहों में प्यार करूं, पर सबके रहते ये नामुमकिन था। करवटें बदलते हुए सो गया और सुबह जल्दी उठ गया। 5 बजे नहा धोकर तैयार हो गया। ठीक 6 बजे मैं निकलने लगा क्योंकि मुझे सीधा ऑफिस जाना था, तो आशु ने मेरे लिए दोपहर का खाना पैक कर दिया। बुधवार को आशु को भिगाने का वादा कर मैं घर से निकला। आंखों में उसकी वही हंसती हुई तस्वीर थी। सीधा उसी ढाबे पर रुका और अपना फोन चार्जिंग पर लगाया क्योंकि घर में लाइट तो आई नहीं थी। चाय पीकर वहां से निकला। घड़ी में 9 बजे थे कि मैडम के ताबड़तोड़ कॉल आने लगे। मैंने बाइक साइड खड़ी की और फोन चेक किया तो मैडम के कल से अभी तक 50 कॉल आए थे। इससे पहले कि मैं कॉल करता उनका ही फोन आ गया। सागर जी, आप कहाँ हो? उन्होंने घबराते हुए कहा। मैडम, रास्ते में हूँ। आगे मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही मैडम ने कहा, आप सीधा फैमिली कोर्ट आना, कोर्ट नंबर 5। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। ये सुनकर मैं परेशान हो गया कि भला उन्होंने मुझे कोर्ट क्यों बुलाया है। मैंने उन्हें दोबारा कॉल मिलाया तो फोन स्विच ऑफ बता रहा था। अब मरते क्या न करते मैं कोर्ट की तरफ चल दिया। बेमन से फैमिली कोर्ट पहुंचा और मन में हो रही उथल पुथल को काबू करते हुए मैं कोर्ट नंबर 5 ढूंढने लगा। बहुत पूछने पर पता चला ये तो मीडिएशन वाला कोर्ट है और उसके बाहर ही मुझे सर और नीतू मैडम दिखे। दोनों के और वकील वहां खड़े थे और सब मुझे ही देख रहे थे। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कहूँ और किसके पास जाऊं। ये तो मैं समझ ही चुका था कि दोनों यहाँ डाइवोर्स के लिए आए हैं, पर जाऊं किसके पास। तभी नीतू मैडम मेरे पास आई और मुझे अपने माँ पिताजी से मिलवाया। डैड, ये है सागर जी। मैंने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते की और साथ ही उनकी वाइफ मतलब नीतू मैडम की माँ को भी नमस्ते कहा, पर दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। इधर सर के घर वाले मुझे बड़ी कोफ्त की नजर से देख रहे थे और कुछ बोलने ही वाले थे कि अंदर कमरे में सबको बुलाया गया। मैडम ने मुझे भी अपने साथ बुलाया। अंदर एक लंबा सा कॉन्फ्रेंस टेबल था जिसके एक तरफ 2 लोग बैठे थे, शायद वो मीडिएटर थे। उनके दाहिने तरफ सर, उनका वकील और उनके परिवार वाले बैठ गए। दूसरी तरफ मैडम, उनकी वकील और उनके माता पिता बैठ गए। मैं लास्ट वाली कुर्सी पर बैठ गया। सबसे पहले सर के वकील ने मेरी तरफ उंगली करते हुए कहा, ये लड़का जिसका नाम सागर है, इसका मेरी मुवक्किल की पत्नी से नाजायज संबंध है। ये सुनते ही मेरे जिस्म में आग लग गई और मैं एकदम से उठ खड़ा हुआ और जोर से बोला, ये क्या बकवास है? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ऐसा गंदा इल्जाम लगाने की? मेरी आवाज सुनकर नीतू मैडम की वकील बोल पड़ी, सागर प्लीज आप चुप हो जाओ। मैं बाहर जाने लगा तो मैडम ने दबे होठों से प्लीज कहा, इसलिए मैं गुस्से में बैठ गया। सिर्फ यही नहीं, ये लड़का इनके नीतू मैडम साथ मुंबई भी गया था, वो भी अकेला।
सर का वकील बोला, अब ये तो मेरे लिए सुनना मुश्किल था, इसलिए मैं तमतमाते हुए बोला, मुंबई जाने का प्लान इन्होंने सर ने ही बनाया था और टिकट्स अपनी और मेरे नाम की बुक की थी। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो वहां जाके पता चला कि इनकी जगह मैडम जा रही है। इसमें मैं क्या करता? मेरा जवाब सुनते ही सर मुझे घूर के देखने लगे और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या घूर रहा है? आई एम नॉट योर एम्प्लॉई एनीमोर, आई क्विट। सागर, प्लीज चुप हो जाओ, मैडम की वकील ने मिन्नत करते हुए कहा।